हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन 2 डायमेंशन का पार्ट 1 किया था। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्षैतिज प्रक्षेप गति। लास्ट वीडियो हमने त्रियक प्रक्षेप गति को पढ़ लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं क्षैतिज प्रक्षेप गति। क्षैतिज प्रक्षेप गति, ओके। ओके किसी वस्तु को पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर से, ठीक है ना, एक निश्चित ऊंचाई पर से, कितनी ऊंचाई है 22, ठीक है, निश्चित ऊंचाई पर से u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, ठीक है ना। तब उसकी स्थिति दी हुई है, ठीक है। p पॉइंट पर इसके निर्देशांक क्या है, x, y है। और क्षैतिज से दूरी कितनी है, ठीक है, क्षैतिज दूरी कितनी तय की इसने, x दूरी तय की, ठीक है नहीं। तब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम क्षैतिज प्रक्षेप का पथ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्षैतिज विस्थापन कितना है, x है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्षैतिज विस्थापन बराबर x, ओके। और ऊर्ध्व विस्थापन कितना, अगर क्षैतिज विस्थापन x है तो हमने त्रियक प्रक्षेप गति में हमने पढ़ा था क्षैतिज दूरी बराबर क्या होता है, क्षैतिज दूरी x बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। यहाँ पर ऊर्ध्व वेग जो है वो 0 है, ठीक है नहीं, ऊर्ध्व वेग यहाँ पर 0 है। तो ये किसका काम करेगा, क्षैतिज वेग का ही काम करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे u, ठीक है, u यहाँ पर क्षैतिज वेग है गुणा समय। अगर t टाइम में ये वस्तु o से लेकर के p तक जाती है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं t = x अपॉन u, ओके। t = x अपॉन u लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे ऊर्ध्व विस्थापन के लिए, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है, विस्थापन 22, ठीक है नहीं, 22 है। यहाँ पर लिखते हैं ut, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो 1/2 gt²। अब यहाँ पर ut का पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो वेग है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है नहीं। तो u/y = 0 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे y = 0 + 1/2 gt², ठीक है नहीं। तो y = gt²/2, y की वैल्यू आ गई। अगर हम t की जगह x अपॉन u पुट कर दें तो y = क्या हो जाएगा, g × x अपॉन u का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है नहीं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, g x अपॉन u स्क्वायर अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं y = g x² अपॉन 2u², ठीक है नहीं, ओके। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रक्षेप का विस्थापन, ठीक है। प्रक्षेप का विस्थापन किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। x बराबर क्या है, ut है, ठीक है नहीं, और y बराबर हमने अभी निकाला था 1/2 gt², ठीक है नहीं, यही निकाला था। अब हम स्थिति सदिश देख सकते हैं, स्थिति सदिश देख सकते हैं। P का स्थिति सदिश क्या होगा, P का स्थिति सदिश हम लिख सकते हैं यहाँ पर xi + y j²। x की वैल्यू पुट कर देंगे ut, i कैप + 1/2 gt² j², ओके, लिख सकते हैं इसको। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा r = ut का स्क्वायर + 1/2 gt² का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे तो u² t² + 1/2 g²
टी की पावर 4। अगर हम यू टी इसमें कॉमन ले लें, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा यू टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इसमें कॉमन होगा तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ओके, इसको लिख सकते हैं यू टी अंडर रूट 1 प्लस जी टी अपॉन 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं u इसका स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, दिशा के लिए देखेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा बाई अपॉन x होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स बाई और x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी। ओके, t से t कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा जी टी अपॉन 2u। ओके, ये हो गई इसकी वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन 2u। ओके, आगे देखेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर r p का o के सापेक्ष स्थिति सदिश दिया हुआ है, p के निर्देशांक दिए हुए हैं x, y, ठीक है। u वेग से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, x क्या है यहाँ पर क्षैतिज दूरी है और y इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब इसमें देखते हैं कि जो क्षैतिज वेग होगा, क्षैतिज वेग क्या होगा, ठीक है नहीं, कांस्टेंट रहेगा। यू वाई हमें पता है 0 होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर 0 रहेगा, टॉप पॉइंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यू बाई, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे गति के तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। ओके, यहाँ पर ये 0 होगा और ये हो गया जी टी, तो वी वाई इज इक्वल टू होगा जी टी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें पी की, ठीक है, तो पी पॉइंट पर बी वाई जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, बी वाई इज इक्वल टू जी टी, ठीक है नहीं। और वी एक्स हमारा यू होगा, ठीक है नहीं, हो गया। अब यहाँ से हम तात्क्षणिक वेग देखेंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, तो यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, बी एक्स क्या होगा, यू होगा, ठीक है नहीं, कांस्टेंट रहेगा यू। और यहाँ पर वी वाई हमने क्या निकाला है, जी टी। ओके, जे कैप। ओके, तब यहाँ से हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू, ये तो वेक्टर हो गया, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, ये हो गया इसका परिमाण, ठीक है नहीं। अब दिशा की अगर बात करें तो दिशा किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिशा यहाँ पर निकाल सकते हैं, फाई दिया हुआ है यहाँ पर एंगल, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। ओके, जी टी अपॉन यू होगा। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई, ठीक है नहीं। इस विस्थापन के लिए देखेंगे, ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए, तो बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2g वाई, क्योंकि यू बाई यहाँ पर 0 है तो 2g बाई हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये वाला देखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी वाई की जगह 2g वाई, ठीक है। तो 2g वाई जब पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2g वाई। ओके, 2g वाई पुट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से वेक्टर में भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं tan इनवर्स जी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जी टी की जगह पुट करेंगे हम अंडर रूट 2g वाई,
√2GY अपॉन U, फाई इज इक्वल टू, ठीक है नहीं, ये हो गई दिशा, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे फोर्थ, उड्डयन काल। उड्डयन काल में क्या है, उड्डयन काल को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से उड्डयन काल को देखेंगे, अगर ये टाइम टी में, ठीक है, टी टाइम में ये ओ से ए पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है नहीं, पी पॉइंट यहाँ पर था, और ए पॉइंट पर ये टी टाइम में पहुंचता है, तब इसके लिए क्या होगा देखते हैं। तब इसकी अधिकतम ऊंचाई अगर h हो, तब इसके लिए क्या होगा, h इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाएगा, 1/2 GT², ठीक है नहीं। तब यहाँ से निकालेंगे हम T² इज़ इक्वल टू 2H/G, T इज़ इक्वल टू हो जाएगा √2H/G, ओके, इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ से उड्डयन काल क्या हो गया, T इज़ इक्वल टू √2H/G, ओके। अब देखेंगे क्षैतिज परास क्या होगी। क्षैतिज परास के लिए देखेंगे तो क्षैतिज परास के लिए क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, ठीक है। तो क्षैतिज दूरी क्या है, अधिकतम दूरी, ठीक है, उसी को हम परास कहते हैं। आर बराबर क्षैतिज वेग क्या होगा, क्षैतिज वेग हमने बताया था कांस्टेंट है तो u, ठीक है, सेम रहेगा। और यहाँ पर टाइम t, ठीक है, और टाइम t कौन सा होगा, ये उड्डयन काल होगा, ठीक है। जितने समय में कोई वस्तु अपने प्रक्षेपण बिंदु से, ठीक है, अंतिम बिंदु तक जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। अब यहाँ पर u, अब उड्डयन काल की वैल्यू हमें अब निकाली थी अभी, उसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं उसकी 2H/G, ठीक है नहीं, तो u इंटू √2H/G लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका R इज़ इक्वल टू u √2H/G, ठीक है नहीं, ये होगी आपकी अधिकतम परास, ठीक है नहीं। अब इसमें हम कुछ पॉइंट कवर करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, अगर 3 पत्थरों को या 3 वस्तुओं को एक ही बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से 3 पत्थरों को उनके अलग अलग प्रारंभिक वेगों से, ठीक है नहीं, मान लिया A, B और C, ठीक है, 3 गेंदें हैं, इनको अलग अलग वेगों से फेंका जाता है। यहाँ पर A और B लिखते हैं, ठीक है, तथा तीसरी गेंद एक C है, ठीक है, तीसरी गेंद एक C है, उसको नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, उसी टाइम में फेंका जाता है, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये तीनों गेंदें एक ही समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगी, ठीक है, एक ही समय में, एक समान टाइम में, एक समान समय में पृथ्वी तक पहुंचेंगी, ठीक है, ठीक है नहीं, तो समान समय में पृथ्वी तक पहुंचेंगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होगा, ओके,
दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होगा। उनके कुल वेग, ठीक है नहीं, कुल वेग अलग अलग होंगे, लेकिन उनके वेगों के ऊर्ध्वाधर घटक, वेगों के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक समान होंगे। ओके, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, कण C के सापेक्ष A तथा B के पथ सरल रेखीय होंगे, ठीक है नहीं, सरल रेखीय होंगे। ओके, अब इसमें हम देखेंगे, अभी हमने पीछे देखा था एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर सी गेंद को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है ऊर्ध्वाधर, और ए और बी को दूसरी दिशा में फेंका जा रहा है, ठीक है नहीं। तो ये एक ही टाइम लेंगे, तीनों गेंदें एक ही टाइम लेंगी पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है नहीं, एक ही टाइम में ये पृथ्वी तक पहुंचेंगी। अब इसमें एक डायग्राम और दिया है, इस डायग्राम में देखते हैं ए गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, यू वेग से, बी को अलग दिशा में फेंका जा रहा है, ठीक है, सी को अलग फेंका जा रहा है और डी को अलग फेंका जा रहा है और सी को भी अलग फेंका जा रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब देखते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, सभी कण पृथ्वी पर भिन्न भिन्न समय पश्चात परंतु समान चाल से पहुंचते हैं, ठीक है नहीं। तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें एक मिनट, तब उस कंडीशन में क्या होगा, सभी कण पृथ्वी पर अलग अलग समय में पहुंचेंगे, लेकिन उनकी चाल समान होगी। उनकी चाल कैसी होगी, समान होगी, ठीक है नहीं, समान होगी। ओके, चाल उनकी समान होगी। अब इसमें जैसे कि सी पॉइंट दिया हुआ है, सी गेंद, तो सी गेंद के लिए देखेंगे, सी गेंद और ए गेंद की बात करेंगे। सी गेंद और ए गेंद, अगर हम पहले लिखते हैं ई गेंद के लिए, तो ई गेंद जो होगी के लिए समय न्यूनतम होगा, समय न्यूनतम होगा जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका गया है, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और फेंका गया है। ठीक है नहीं, तो ई का क्या होगा, ई के लिए समय कैसा होगा, न्यूनतम होगा, जो कि नीचे के लिए फेंकी गई है ई गेंद, ठीक है नहीं। और ए की अगर हम बात करेंगे तो ए गेंद के लिए
ए गेंद के लिए हम देख सकते हैं ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है और ये समय जो लेगी वो अधिकतम लेगी। तो ए गेंद अधिकतम समय लेगी, ठीक है नहीं। इसके बाद देखते हैं नत समतल पर प्रक्षेप गति। नत समतल पर प्रक्षेप गति में क्या करेंगे, ठीक है, इसको एक अल्फ़ा कोण पर झुके हुए नत समतल पर इस पर गति कराई जा रही है, ठीक है। यू वेग से फेंका जाता है किसी गेंद को या वस्तु को, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा एंगल है यहाँ पर। तब इसमें जो होगा, इसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके जो घटक होंगे, ठीक है नहीं, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ये गति किसके विरुद्ध होगी, गुरुत्वीय त्वरण के, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर अगर हम बात करें तो ए, ठीक है, ए एक्स जो होगा क्षैतिज त्वरण क्या होगा, माइनस जी साइन अल्फ़ा के इक्वल होगा। और ए वाई क्या होगा, ए वाई यहाँ पर माइनस का जी कॉस अल्फ़ा के इक्वल होगा। अब माइनस चिन्ह यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइनस चिन्ह यहाँ पर शो कर रहा है कि जो गति है प्रक्षेप गति, उसमें वस्तु की जो गति है वो अवमंदित हो रही है, ठीक है, हल्के हल्के घट रही है, कम होती जा रही है, ठीक है नहीं। तो माइनस क्या शो कर रहा है, अवमंदन, ठीक है ना, अवमंदन, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसके घटक क्या होंगे, ठीक है। जैसे क्षैतिज घटक की अगर बात करें हम, तो वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज वेग क्या होगा, क्षैतिज वेग यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे u और यहाँ पर u y x u cos थीटा, ठीक है नहीं, इस कंडीशन के लिए, और उसके लिए u y u sin थीटा, ठीक है नहीं। त्रियक प्रक्षेप में जैसे करते थे सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा कोण पर झुके हुए नत समतल पर गति हो रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं उड्डयन काल की। तो उड्डयन काल सबसे पहले हम चेक करेंगे त्रियक प्रक्षेप में उड्डयन काल क्या था। त्रियक प्रक्षेप में उड्डयन काल क्या था, त्रियक प्रक्षेप गति के लिए क्या था उड्डयन काल, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है नहीं। क्या लिखते थे इसको, 2u sin थीटा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर u जो था वो लंबवत था, ठीक है नहीं, इसको हम लंबवत बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए। अब ए परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, ए परपेंडिकुलर हम बता चुके हैं, नीचे पीछे की तरफ क्या था, 2u sin थीटा, ये तो u हो गया, और ए परपेंडिकुलर क्या था, यहाँ पर लिखेंगे जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है नहीं। तो ये हो गया नत समतल पर गति के लिए, प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल, ठीक है नहीं। अब आगे देखेंगे अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई त्रियक के लिए क्या थी, त्रियक के लिए अधिकतम ऊंचाई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही थी। क्या लिखते थे इसको लिखते थे h बराबर u परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है नहीं, 2a परपेंडिकुलर, यही लिखते थे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर नत समतल के लिए क्या करेंगे, नत समतल के लिए लिखेंगे h बराबर u परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पर a परपेंडिकुलर क्या है, तो a परपेंडिकुलर हमने बताया था g कॉस अल्फ़ा है, ठीक है नहीं। तो g कॉस अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर देंगे, g कॉस अल्फ़ा, ठीक है नहीं। तो h बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये हो गई अधिकतम ऊंचाई। अब बात करेंगे क्षैतिज परास की। तो क्षैतिज परास क्या होगा, क्षैतिज परास अगर हम त्रियक प्रक्षेप के लिए बात करें तो क्या था,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था। और इसको हम किस तरीके से निकालते थे? इसको हम निकालते थे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, कैसे निकाला था? आर बराबर यू, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, गति के अनुदिश, टी प्लस 1 अपॉन ए पैरेलल टी स्क्वायर। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हम यहाँ पर पैरेलल पुट करेंगे तो पैरेलल क्या होगा? यहाँ पर यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 जी साइन अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 जी साइन अल्फ़ा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है नहीं, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पर जी आएगा और यह आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है नहीं, तो नत समतल के लिए प्रक्षेप्य गति की जो क्षैतिज परास होगी, क्षैतिज परास को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको हमें याद रखना है और आगे हम न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है नहीं, अगर हम अधिकतम परास की बात करें तो अधिकतम परास क्या होगी, इसमें हम देख सकते हैं। अधिकतम परास के लिए हम देखेंगे अधिकतम परास यदि थीटा बराबर π/4 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू π/4 माइनस अल्फ़ा/2 होगी तभी अधिकतम परास को हम निकाल सकेंगे। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे आर की वैल्यू में, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? तब यहाँ पर आएगा r इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन जी साइन π/4 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस π/4 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तब यहाँ पर 2 यू स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई साइन π/4 माइनस अल्फ़ा/2 इंटू कॉस π/4 माइनस अल्फ़ा/2 प्लस अल्फ़ा, इसको लिखेंगे कॉस π/4 प्लस अल्फ़ा/2। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है नहीं, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में, इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आर की अधिकतम वैल्यू आएगी, ठीक है, आर की जो अधिकतम वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है नहीं, ये हो जाएगी अधिकतम। और मिनिमम की अगर बात करेंगे तो आर मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, तब इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति क्या होती है? किसी वस्तु की एक वृत्तीय पथ पर गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर
पर गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तब उसका जो वेग होता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नहीं, चेंज होता रहता है। अगर वो असमान वेग से, ठीक है, असमान चाल से वो गति कर रही है तब उसका वेग क्या होगा, चेंज होता रहेगा, उसकी दिशा भी चेंज होती रहेगी। लेकिन परिमाण अगर एक समान चाल से गति कर रही है तो परिमाण चेंज नहीं होगा, दिशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, नहीं। अब एक बल लगता है उसको केंद्र की तरफ, ठीक है, ये बल वेग, ठीक है, वेग के लंबवत होता है। ठीक है, नहीं, ये बल क्या होता है, वेग के लंबवत होता है। और इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, नहीं, क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी बस इसमें यूज़, ठीक है, नहीं, एफ यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने बता दिया। तो वृत्तीय गति में दो टाइप होते हैं। एक पहला टाइप देखेंगे, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। दूसरा असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, नहीं। तो एक समान वृत्तीय कब होती है, एक समान वृत्तीय गति तब होती है जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, तब उसकी गति एक समान वृत्तीय कहलाती है। और जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर असमान चाल से गति करती है तब उसको क्या कहते हैं, असमान वृत्तीय गति कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। ओके, तो वृत्तीय गति के चार, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले विस्थापन तथा दूरी। ठीक है, विस्थापन तथा दूरी के लिए पढ़ेंगे। तो एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है, v1 है। उसके बाद में कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। ठीक है, पहले उसका स्थिति सदिश क्या था, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या है, r1 है। उसके बाद में क्या हो जाता है, r2 हो जाता है। अगर हम इनमें विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, डेल r हो जाएगा। डेल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ठीक है, तो ये विस्थापन हो गया। ठीक है, और दूरी की अगर बात करें तो दूरी क्या हो जाएगी, तब यहाँ पर दूरी क्या होगी, सबसे पहले विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन के लिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। वो ये वेक्टर दिया हुआ है r1, ठीक है, नहीं, और ये दिया हुआ है r2। तब इसके बीच का जो विस्थापन होगा इसको क्या बोलेंगे, r2 माइनस r1। ठीक है, नहीं, और r2 माइनस r1 कब होता है, इसको हम वेक्टर में पढ़ चुके थे। इसका अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण हम कैसे निकाल सकते हैं, तब इसका परिमाण निकालेंगे हम r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा। इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, नहीं, तब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं डेल r। ठीक है, डेल r हमने लिया था यहाँ पर, तो डेल r हो जाएगा r इज इक्वल टू, अब r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, अगर हम r1 इज इक्वल टू r2 r ले लें तब क्या होगा, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, नहीं, तब यहाँ पर क्या होगा, अंदर हो गया 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं तो r बाहर आ जाएगा। r जब बाहर आ जाएगा तो अंदर लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, आगे देखेंगे, r अंडर रूट 2
1 माइनस कॉस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है नहीं। तो डेल r बराबर क्या हो गया, विस्थापन कितना हो गया, डेल r बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर विस्थापन आ गया। अब बात करेंगे दूरी की, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर वो देखते हैं। अब दूरी यहाँ पर वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति में दूरी क्या होगी, यहाँ पर ये थीटा है, तब यहाँ पर क्या होगा, दूरी बराबर होती है, दूरी यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या हो गई, ये हमारी दूरी है, ठीक है, चाप यहाँ पर हमारी दूरी है, तो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा त्रिज्या। वृत्तीय पथ की अगर त्रिज्या r है तो क्या हो जाएगा, थीटा गुणा r, ठीक है। तो थीटा गुणा r इसको लिख सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो गई, थीटा r, ओके, दूरी, ठीक है नहीं। फिर देखते हैं दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। अब दूरी और विस्थापन का अनुपात, हमने विस्थापन अभी निकाला था और दूरी भी निकाली है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं d, तो d बराबर थीटा गुणा r, इसको लिखेंगे d अपॉन डेल r हमने निकाला था अभी, तो d की वैल्यू रखेंगे थीटा इंटू r अपॉन 2r साइन थीटा बाई 2। r से r कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर हो गया थीटा अपॉन 2, साइन थीटा बाई 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाई 2, ठीक है नहीं, कोसेक थीटा बाई 2। अब देखेंगे कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन क्या होगा, इसके लिए उसको देखेंगे। अभी हमने देखा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब चाप बटे त्रिज्या, चाप की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये भी किस में आएगा, चाप ये दूरी है एक तरीके से, तो ये किस में आएगी, मीटर में, और त्रिज्या भी किस में, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, तब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कोण क्या हो जाएगा, एक मात्रकहीन राशि हो जाएगी, मात्रकहीन, ठीक है, मात्रकहीन हो गया। अगर हम विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी इसकी, ml m0 l0 t0, ठीक है नहीं, मात्रकहीन हो गया, ठीक है नहीं। अगर हम इसको देखें, इसके कोणीय विस्थापन होता क्या है, ठीक है, तो ये चेंज यहाँ पर थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर, ठीक है नहीं, और इस पॉइंट पर अगर था, पहले अगर यहाँ पर था तो यहाँ से चलने के बाद में टोटल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, तो डेल्टा थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है नहीं। पहले कितना एंगल था, थीटा 1 था, बाद में कितना हो गया, थीटा 2। तो कोण में जो विस्थापन होता है, कोण में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है नहीं। कोण में जो चेंज हो गया उसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे, ठीक है। और कोणीय विस्थापन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम टोटल वृत्तीय पथ की बात करें तो कोणीय विस्थापन इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है नहीं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसको हम किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, ठीक है नहीं।
आगे देखेंगे कोणीय बेग ओमेगा। कोणीय बेग ओमेगा क्या होगा? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ठीक है नहीं, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय बेग कहते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है नहीं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो कोण में जो चेंज होगा और जितने समय में चेंज होगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोणीय बेग आ जाएगा, ठीक है। और कोणीय बेग को हम लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन में, अगर हम लिखना चाहें तो कोणीय विस्थापन में रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में अगर हम लिखना चाहें चेंज, ठीक है नहीं, अगर इनमें संबंध लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तब इसको लिख सकते हैं हम r इज़ इक्वल टू आर इंटू थीटा, और इसको अगर हम t के सापेक्ष अगर अवकलन कर देंगे तो डी एस अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया यहाँ पर? डी एस अपॉन डी टी, इसको लिखेंगे डी एस अपॉन डी टी को, यहाँ पर वेग लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे? वेग, और यहाँ पर लिखेंगे आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है नहीं। तो क्या आ जाएगा? ये बी बराबर आर इंटू ओमेगा। तो कोणीय बेग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर और रेखीय बेग अपॉन आर, ठीक है नहीं, यहाँ से ये आ गया। कोणीय बेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है नहीं, 2 पाई अपॉन टी। ये आवर्तकाल और कोणीय बेग में संबंध हो गया, 2 पाई अपॉन टी। और अगर हम आवृत्ति के संबंध में लिखना चाहें तो 2 पाई इंटू एन, ठीक है ना, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एन होता है। बेग में परिवर्तन किस तरीके से लिखेंगे? बेग में परिवर्तन, तो बेग में परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहले b1 है, पहले b1 था, उसके बाद में कितना हो गया? b2। तो परिवर्तन क्या आ गया? डेल v इज़ इक्वल टू डेल v2 माइनस b1, ठीक है नहीं, यही हो गया परिवर्तन। अगर हम इसके परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2b1 b2 कॉस थीटा, ठीक है नहीं। अगर b1 बराबर b2 है, बराबर b के बराबर है, तब यहाँ पर क्या होगा? v बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा। तब इसको लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा। तब इसकी वैल्यू वही आएगी जो हमने विस्थापन निकाला था, तो इसको लिखेंगे 2b साइन थीटा बाई 2, ठीक है नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे 2b इंटू साइन थीटा बाई 2। ओके, अब देखेंगे आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होगा? कंप्लीट एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो टी को लिखेंगे क्या? टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको हम टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एन भी लिखते हैं, सॉरी, इसको हम t इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एन लिखते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ओमेगा इज़ इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एन, तभी t इज़ इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एन, ठीक है नहीं। तो आवर्तकाल की अगर आप मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है, मात्रक सेकेंड होता है। बेमा क्या होगी? बेमा हो जाएगी m0 L0 t, ठीक है, m0 L0 t बीमा हो गई। आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति क्या होगी? 1 सेकंड में
1 सेकंड में कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। ठीक है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ठीक है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति n बराबर क्या होता है, 1/t। ठीक है, 1/t। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें तो 1/t, t की जगह हम पुट करेंगे तो 2π/t, 2π/ω। ठीक है, तो ये हो जाएगा ω/2π। तो n = ω/2π। ठीक है, नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा पर सेकेंड या हर्ट्ज़ या प्रति सेकेंड। ठीक है, नहीं, बिमा देखेंगे तो बिमा क्या हो जाएगी, बिमा हो जाएगी m0 L0 t-1। ठीक है, नहीं, ओके। अब इसमें देखते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण देखेंगे। कोणीय त्वरण देखेंगे तो क्या होगा, कोणीय त्वरण जो होगा वो कोणीय बेग में परिवर्तन की दर, कोणीय बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा = dω/dt। ठीक है, dω/dt। इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिखेंगे, तो d²θ/dt²। ठीक है, नहीं, तो अल्फ़ा = क्या हो गया, d²θ/dt²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं, अगर हम सूक्ष्म समय अंतराल की बात करें तो सूक्ष्म समय अंतराल के लिए अल्फ़ा बराबर लिमिट Δt → 0 डेल्टा ω/Δt। ओके, ठीक है, नहीं, तो ये हो गया सूक्ष्म समय के लिए या सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, किसी क्षण के लिए। ठीक है, नहीं, मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा रेडियन/सेकंड², रेडियन/सेकंड²। ठीक है, नहीं, रेडियन/सेकंड²। बिमा क्या हो जाएगी, बिमा हो जाएगी इसकी m0 L0 t-2। ठीक है, नहीं, ये हो गई बिमा। अगर हम रेखीय बेग में और कोणीय बेग में अगर संबंध की बात करें, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध की बात करें तो ये होगा A = अल्फ़ा क्रॉस R। ठीक है, नहीं, ये होगा असमान वृत्तीय गति के लिए, असमान वृत्तीय गति के लिए, असमान वृत्तीय गति के लिए, असमान वृत्तीय गति के लिए क्या होगा, अल्फ़ा जो होगा वो ≠ 0। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। असमान वृत्तीय गति के लिए अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, और एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय के लिए ओमेगा नियत रहता है, ओमेगा नियत। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के लिए ओमेगा नियत, तब क्या होगा, अल्फ़ा बराबर dω/dt = 0। ठीक है, तो d क्या है, यहाँ पर चेंज है। जब ये नियत रहेगा तो चेंज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नहीं, इसके बाद देखते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति
कर रही किसी वस्तु का त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो एक समान वृत्तीय गति अगर कर रही है, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ठीक है नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है कि एक समान वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के वेग के लंबवत होता है। ठीक है नहीं, क्या होता है, लंबवत होता है। और ये यहाँ पर क्या है, AC यहाँ पर क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है, दिशा की अगर हम बात कर लें तो दिशा हमेशा क्या रहती है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ठीक है नहीं, तो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर इसकी दिशा रहती है। ठीक है नहीं, तो अभिकेंद्रीय त्वरण A बराबर होता है B²/R। ठीक है, R क्या है, पथ की त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और B वस्तु का वेग है। तब इसको हम ω² भी लिख सकते हैं, 4π² भी लिख सकते हैं, और 4π² भी लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है नहीं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्पीड से करते हैं। वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेप की क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई बराबर होगी। तो क्षैतिज परास जो होती है वो क्या होती है, R बराबर U² sin 2θ/g। ठीक है, और H बराबर क्या होता है, U² sin² θ/2g। तो दोनों बराबर कब होंगी, इसके लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। sin 2θ/g बराबर U² sin² θ/2g। U² से U² कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइड, तो 2 sin 2θ इज इक्वल टू sin² θ। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 दूनी 4 sin θ इंटू cos θ बराबर sin² θ। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा sin θ। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, tan θ। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4। ठीक है, तो tan इनवर्स 4 कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन सा अचर रहेगा। ठीक है नहीं, तो कौन सा अचर रहेगा, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और नीचे की ओर आती है लौट करके, तो उसका जो अचर रहेगा वो क्षैतिज घटक ही तो होगा। ठीक है, बताया था ux जो है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, और uy जो होता है वो 0 हो जाता है टॉप पॉइंट पर। ठीक है, शीर्ष बिंदु पर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग होगा, तो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, u cos थीटा होता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है, क्षैतिज से 45 के पर फेंकी जाती है, उसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फेंकी जा रही है और एंगल कितना है, 45 है। ठीक है, तो उसकी जो उच्चतम बिंदु है, उसका उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी। ठीक है, EP क्या होगी, P पॉइंट पर EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m BP²। और BP यहाँ पर क्या है, P पॉइंट पर वेग है, तो 1/2 m
वी पी स्क्वायर, बी की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है, यही तो अचर रहता। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45, कॉस 45 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे E/2, ठीक है नहीं, तो E/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। तो क्षैतिज परास जो है वो क्या है, 4 गुनी है महत्तम ऊंचाई की, ठीक है। तो आर बराबर क्या था, आर बराबर था हमारा यू स्क्वायर, ठीक है नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 4 गुणा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे से, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 साइन थीटा कट हो जाएगा यहाँ से, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया tan थीटा इज़ इक्वल टू 1, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज़ इक्वल टू 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है नहीं। तो 45 इसमें आंसर हो गया सी। एक दिए हुए बेग के लिए किसी प्रक्षेप की 2 प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास आर समान है। 2 स्थितियों में उड्डयन काल T1 और T2 तब क्या होगा, ये हम कर चुके थे। तो इसके लिए हम देखते हैं T1 क्या होगा। T1 के लिए देखते हैं, T1 के लिए 2 प्रक्षेपण कोण, ठीक है, एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है नहीं। तो T1 क्या लेंगे, सॉरी R1, एक मिनट, T1 लेंगे, ठीक है नहीं। T1 क्या होगा, T1 इज इक्वल टू यहाँ पर उड्डयन काल 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है नहीं। और T2 लेंगे यहाँ पर 2 साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तब T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है नहीं। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा मल्टीप्लाई 2u कॉस थीटा, ठीक है नहीं। यहाँ पर u रह गया, नीचे हो जाएगा जी स्क्वायर, ऊपर हो गया 2 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, ठीक है, u से u मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा 2 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है नहीं। तब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 अपॉन जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या होता है ये, आर होता है, ठीक है नहीं, आर होता है ये। तो T1 इंटू T2 क्या आ गया, 2 अपॉन जी आर, T1 इंटू T2 अनुक्रमानुपाती होगा R के, T1 इंटू T2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा एकदम। द्रव्यमान m का एक कण b वेग से क्षैतिज से 45 कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब अधिकतम ऊंचाई पर हो, तब प्रक्षेपण बिंदु के परितः कण के कोणीय संवेग का परिमाण होगा। अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। इस पॉइंट पर केवल bx होता है कांस्टेंट, और वहाँ की vy इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है नहीं। तब इस पॉइंट पर देखेंगे कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। L इज इक्वल टू होता है m v r, r यहाँ पर क्या है, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है नहीं। अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर जो कि लंबवत दूरी है उसको हम लेंगे, ठीक है, लंबवत दूरी। तो L इज इक्वल टू हो गया m b, और v क्या है यहाँ पर bx है,
तो बी एक्स एच वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एम वी एक्स, वी क्या है, वी कॉस 45, एच पुट करेंगे यहाँ पर 45 पे क्या होगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एम बी की पावर 3 कॉस 45 1/√2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2, नीचे है 2g। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एम बी की पावर 3 अपॉन 2 दूनी 4 √2g। तो इसमें आ गया आपका एम बी क्यू अपॉन 4√2g। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो गया। किसी बिंदु से एक गेंद प्रक्षेपण कोण थीटा और चाल b0 से फेंकी जाती है। उसी बिंदु से ठीक उसी क्षण एक व्यक्ति गेंद को पकड़ने के लिए b0/2 के नियत वेग से दौड़ना शुरू करता है। क्या व्यक्ति गेंद को पकड़ सकेगा? क्यों नहीं पकड़ सकेगा? ठीक है, पकड़ लेगा। कब पकड़ लेगा? उसका क्षैतिज वेग जो है वो उसके गेंद के क्षैतिज वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, गेंद के क्षैतिज वेग के बराबर हो जाएगा। तो क्षैतिज वेग u cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा b0/2 के। ठीक है, और ये b0 है, तो b0 से b0 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर आ गया 1/2 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होना चाहिए? अधिकतम परास कितनी है? 16 किलोमीटर है। ठीक है, क्षैतिज तल पर है, तो इसके लिए r इज इक्वल टू u²/g होता है। ठीक है, ये 16 है क्षैतिज परास और u² हमें निकालना है। g की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो u² इज इक्वल टू हो गया 16 160, u बराबर √160। ठीक है, नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√10। ठीक है, नहीं, 4√10 कितना आ जाएगा ये? अच्छा हाँ, ये किलोमीटर में है, गलत हो गया, किलोमीटर में है। तो 16 इसको चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नहीं, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 0 हो गए। ठीक है, 4 0 हो गए, तब यहाँ पर कितना आएगा 400। ठीक है, तो 400 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। ओके, रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर छोड़ा जाता है। यदि रेलगाड़ी क्षैतिज सीधी पटरियों पर जा रही है तो पत्थर का पथ जमीन पर टकराते समय होगा। पत्थर जमीन पर टकराते समय क्या होगा? परवलयकार होगा। ठीक है, नहीं, कैसा होगा? परवलयकार होगा पथ। एक हवाई जहाज़ पृथ्वी तल से 490 मीटर की ऊंचाई पर 100 मीटर पर सेकंड की चाल से उड़ रहा है। यह एक गुटके को छोड़ता है, पृथ्वी तल पर कितनी दूर जाकर गिरेगा? ठीक है, तो इस तरीके से है ये कंडीशन होगी। हवाई जहाज़ जो है उड़ रहा है इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से उड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं, इस डायरेक्शन में जब उड़ेगा तब ये गुटका जा कर के कहाँ गिरेगा? इस पॉइंट पर जाकर गिरेगा। तब यहाँ पर ये दूरी क्या होगी? ये r होगी। ठीक है, अधिकतम परास होगी। तो अधिकतम परास क्या होती है? r बराबर क्या होता है? u√2h/g। ठीक है, नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे 100 2 मल्टीप्लाई 490 डिवाइडेड बाई 10 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 700√2। अब 700 मल्टीप्लाई 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 7 98। ठीक है, लगभग ये 1 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नहीं, तो 1 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट? ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं, इसमें देखेंगे सभी दिशाओं में बी वेग से कई गोलियां दागी जाती हैं।
ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरीके से ले लेते हैं एक वृत्तीय पथ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक खड़ा आदमी वो बी वेग से चारों दिशाओं में गोलियां दाग रहा है, ठीक है। तो अधिकतम दूरी क्या होगी, इसकी क्षैतिज परास होगी। मान लिया यहाँ तक जाता है तो इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्षैतिज परास जो होगी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है नहीं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A = पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर यहाँ पर क्या है, क्षैतिज परास है, तो वैल्यू पुट कर देंगे U²/G, ये हो जाएगा पाई U⁴/G², ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।